नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो हमारा वीडियो है वो मेरे इस चैनल पर आपको गाइडेंस मार्गदर्शन की तरह काम करेगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो डेफिनेटली 100% आपको फ़ायदा होगा, एक रास्ता मिलेगा और अगर आप इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी, है ना। कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए एक अच्छे गुरु का होना जरूरी है, और अगर आपने देखा होगा कि जो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं, अच्छी सफलता उन्होंने हासिल की है, तो उनका कोई ना कोई गुरु जरूर रहा है। तो आपको एक मैं एक गुरु की तरह मार्गदर्शन दूंगा, गाइड करूंगा। अगर आपने बातों को फॉलो किया, इसमें से 10-20% बातें भी आपने मान ली, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा और आपका सिलेक्शन होने में कोई कमी नहीं रहेगी। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि 2018 ग्रुप डी में या 19 वाले में या एनटीपीसी में कौन कौन सी परीक्षा मैंने पास की थी, कहाँ पर मैं रह गया था, क्या मैंने गलती की थी, वो सब चर्चा आपको पता चलेंगी, ताकि आप वो गलती ना करें, है ना। और गलतियों से सीख कर ही इंसान आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज की जो हेडिंग है, आज का जो थंबनेल है, ये रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी में सिलेक्शन कैसे लें, है ना। तरीका क्या होना चाहिए। पहली बात, मैंने 80 नंबर कैसे लिए थे। तो आपको पता है कि मेरा जो सिलेक्शन था वो 2018 की भर्ती में हुआ था, है ना। लेकिन मेरी जो वेटिंग क्लियर हुई है वो 2022 में हुई है ना। 2018 की भर्ती थी, लेकिन मेरी वेटिंग आफ्टर कोरोना अक्टूबर 2022 में मेरी ज्वाइनिंग थी। तो इस दौरान इतने समय मैंने क्या किया, या फिर इस दौरान मेरे नंबर इतने कैसे आए ताकि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाया, क्योंकि वेटिंग में भी वही लोग आते हैं जिनके नंबर मतलब क्लोज होते हैं, है ना, मतलब कट ऑफ के बहुत पास होते हैं, उन्हीं का वेटिंग में क्लियर होता है। तो आप ध्यान से देखना कि मेरे जो रॉ मार्क्स थे 2018 की परीक्षा में, मेरे जो रॉ मार्क्स थे वो थे 64। मेरे ओरिजिनल 80 मार्क्स नहीं थे, लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, रेलवे में नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मेरे मार्क्स हो गए 78 पॉइंट समथिंग, है ना। 78.5 ले लो, कुछ भी ले लो, 78 पॉइंट समथिंग। तो आप यहाँ पर देख रहे हो लगभग 14-15 नंबर मेरे नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं। अब उसका जो भी तरीका हो, चाहे टफ शिफ्ट हो या फिर उस दिन में जो भी जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता हो, तो मेरे रॉ मार्क्स इतने थे। अगर आप रॉ मार्क्स, चलो 2018 की भर्ती थी अब, लेकिन आपको रॉ मार्क्स एटलीस्ट 70 नंबर तो लाने पड़ेंगे, है ना। 70 से 75 आपको रॉ मार्क्स, 70 इनफ है। अगर आप 70 नंबर भी रॉ मार्क्स ले आते हो तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी सिलेक्शन होने के चांस होते हैं, है ना। तो ओरिजिनली मेरे इतने थे, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इतने हो गए थे, फिर मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। इसके बाद 2019 वाली जो एनटीपीसी थी, उसमें मैंने स्टेशन मास्टर का भी साइको दिया, है ना, और लेवल 5 और 2 के लिए टाइपिंग भी पास करी, लेकिन मेरा फाइनल मेरिट में नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो सेकंड पेपर होते हैं उनमें ज़्यादा स्कोर नहीं किया। मैंने थोड़ा, मेरा पढ़ाई में थोड़ा मैं ढीला पड़ गया, या फिर तैयारी अच्छे से नहीं करी, इस वजह से नहीं हुआ। तो ये आपको नहीं करना है। पूरे एग्जाम प्रोसेस के थ्रू आपको सारी बातों का ध्यान रखना है। एग्जाम के लिए रणनीति क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक एक सब्जेक्ट पर कैसे ध्यान दिया जाए वो भी हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड हमारी क्या है, सबसे पहले मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट कौन लगा सकता है। मॉक टेस्ट आप डेली बेसिस पर भी दे सकते हो, है ना। इसके साथ सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हो। मान के चलो आपका मैथ्स तैयार है ना, या रीजनिंग तैयार है मान लो, तो मैथ्स का अकेला दे लो, रीजनिंग का दे लो, जीके जीएस का दे लो। मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से देना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं मॉक टेस्ट देता तो शायद मैं और अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता। मैंने किसी भी एग्जाम में मतलब बहुत, क्योंकि मैं पढ़ाता था, मैं टीचर था, तो मेरे पास कंटेंट बहुत सारा था, मॉक टेस्ट की कमी थी। तो आप ये दे सकते हो, डेली भी दे सकते हो, सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हो, या फिर इतना पढ़ लो कि जब एग्जाम आ जाए तो एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले डेली मॉक लगाओ। मॉक, बिना मॉक की प्रैक्टिस की जाओगे तो वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन मॉक देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली मैथ्स रीजनिंग भी पढ़नी है, एक एक टॉपिक डेली तैयार करना है, उस पर भी प्रैक्टिस करनी है, साइंस का भी रिवीजन करना है, जीके जीएस भी पढ़ना है। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली बार, नहीं तो उसका रिवीजन करना है। तो इसके लिए आप क्या करो, पहले कोई भी कॉन्सेप्ट वाली किताब पढ़ सकते हो, है ना। उसके बाद वन लाइनर से आप तैयारी कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो आपने लूसेंट पढ़ी, या साइंस की कोई भी बुक पढ़ी, या एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद कोई भी वन लाइनर की किताब ले लो, उससे आप रिवीजन करो। इन द सेम वे जीके जीएस में भी ऐसा ही करना है ना। करंट अफेयर्स पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, जो देश दुनिया में चल रहा है वो आपको डेली अपडेट रहना है, ठीक है, और इस हिसाब से पढ़ना है। पहले कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फिर उसके बाद वन लाइनर बुक को आप प्रेफर कर सकते हो। स्पीडी जो है, स्पीडी की जो बुक आती हैं वो आपके सिलेक्शन में हेल्प कर सकती हैं, स्पीडी की बुक बढ़िया है। या फिर ब्लैक बुक आती है निखिल गुप्ता सर की, ये भी आप ले सकते हो, है ना।
लेकिन ये किताबें तब काम आएंगी जब आपने पहले से जीके वगैरह थोड़ा पढ़ लिया हो, पहले से आपको नॉलेज हो। तो ये रिवीजन करने के हिसाब से अच्छी किताबें हैं, है ना। इसमें आपका साइंस वगैरह पूरा कवर हो जाएगा, साइंस, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, सब कुछ। और इस पीडी में आप साइंस की अलग ले सकते हो, करंट अफेयर्स की अलग ले सकते हो, है ना। मैथ्स, रीजनिंग आपको डेली पढ़ना है, एक एक टॉपिक वाइज, ठीक। और इतना पढ़ने के बाद आपको दूसरे कामों पर भी ध्यान देना है। अगर इसकी तैयारी की मैं बात करूं तो 3 से 4 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हो अच्छे से, 3-4 घंटा इनफ है। 24 घंटे में से 20 घंटे आप कुछ भी करो, कहीं पे जॉब करते हो, कुछ कोई दूसरा काम करते हो, दूसरी एक्टिविटी करते हो, पर्याप्त है। अगर डेली 3 से 4 घंटे पढ़ोगे तो 6 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको इसको 5 से 6 घंटे करना पड़ेगा, है ना। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अभी आपको कॉन्सेप्ट भी सीखना है, आपकी स्पीड भी बढ़ानी है ना। और इन सबों का, जितने भी टॉपिक हैं, सबका बेसिक अच्छा करो। बेसिक अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बेसिक मैथ्स, बेसिक रीजनिंग, है ना। भले आपको क्षेत्र मिति में बहुत लंबे लंबे सवाल ना आते हो, लेकिन पूरे फॉर्मूले पता हो। रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा रीजनिंग ना आती हो, लेकिन जो मेन चैप्टर है, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, ब्लड रिलेशन, पजल, या वो क्या बोलते हैं, लॉजिक वाले, तर्क वाले जो सवाल आते हैं, कुछ टॉपिक आपको अच्छे करने हैं, बेसिक अच्छा करना है, ठीक है। और इतना सब कुछ आपको करके जाना है। और किताबों का सहारा ज़्यादा लेना है। यूट्यूब पर आप तब आइए जब आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनना, नई चीज़ सीखना है। किताबों से पढ़िए तो आपका डिस्ट्रैक्शन भी कम होगा और जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। चलते हैं, बस ये 2 ही स्लाइड थी, है ना। और नंबर लाने का बस यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है, सब्जेक्ट वाइज भी, डेली वाइज भी। और जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो। जीके जीएस मैं बता दूं, जीके जीएस पढ़ने से याद नहीं रहता, आपको लिख लिख के पढ़ना है। जितना जीके जीएस पढ़ते हो, भले आप दिन में 100 क्वेश्चन पढ़ो, उसको लिख लिख कर पढ़ो। लिख लिख के पढ़ोगे तो आपको एग्जाम में याद रहेगा, ऑप्शन एलिमिनेट भी कर पाओगे। जीके जीएस साइंस को लिख लिख कर पढ़ो। कोई फॉर्मूला है, कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको नोट कर लो, लिख लो, तभी लंबे समय तक याद रहता है, ताकि वो आपको 2-3 एग्जाम में काम में आ जाए। तो बहुत कुछ मैंने बताने की कोशिश करी। आई होप आपको वीडियो काम की लगी होगी। अगर काम की लगी तो वीडियो को शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो। और मेरा एक नया चैनल है मनित सर मैथ्स करके, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको मैथ्स का कंटेंट मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।